हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंटेरोबॉयस वर्मीकुलेरिस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। एंटेरोबॉयस वर्मीकुलेरिस को पीन वर्म भी कहते हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। एंटेरोबॉयस वर्मीकुलेरिस का एनिमल किंगडम में सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो ये एनिमल को फाइलम एस्केलमेंथिस, क्लास नीमेटोडा, ऑर्डर ऑक्सीयूरोइडिया में रखा गया है। इस एनिमल के और भी कई स्पीसीज होते हैं, लेकिन हम जिस स्पीसीज का अध्ययन करना चाह रहे हैं उसका नाम है वर्मीकुलेरिस। इस एनिमल को पीन वर्म भी कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी का शेप अल्पिन के समान होता है और ये इन्फेक्टेड एरिया में अल्पिन को चुभाए जैसा इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस एनिमल को पीन वर्म भी कहते हैं। पीन वर्म का हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं तो ये एनिमल कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिकन देशों में इस एनिमल की अधिकता पाई जाती है। ये एनिमल मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होते हैं। इन एनिमल का प्राइमरी और डेफिनेट होस्ट मनुष्य होता है। कभी कभी मनुष्यों के अलावा ये चिंपैंजी में भी एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्यों में ये लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। इन एनिमल का जीवन चक्र 2 से 4 हफ्ते का होता है। इनमें मेल कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद मेल की मृत्यु हो जाती है, जबकि फीमेल ओवुलेशन के लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद मर जाती है। ये एनिमल मनुष्यों में एक बीमारी पैदा करते हैं। इस बीमारी को ऑक्सीजीरोसिस या चुन्ना डिजीज या पिन वर्म डिजीज कहते हैं। इस एनिमल से मुख्यतः छोटे बच्चे या छोटी लड़कियां या कभी कभी एडल्ट फीमेल भी इन्फेक्टेड होती हैं। इस एनिमल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यदि हम देखना चाहें तो यह एनिमल स्पिंडल या पिन के शेप का होता है। इस एनिमल के अगले हेड रीजन पर 2 छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को ड्यूटोसिफेलिक एक्सपेंशन कहते हैं। मेल की साइज़ छोटी होती है, जबकि फीमेल मेल की तुलना में अधिक लंबी और मोटी होती है। ये एनिमल सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अध्ययन यदि हम करना चाहें तो मेल लंबाई में छोटी अर्थात 2 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है, जबकि फीमेल अधिक लंबी अर्थात 8 से 13 मिलीमीटर लंबी होती है। मेल की मोटाई 0.1 से 0.2 मिलीमीटर होती है, जबकि फीमेल की मोटाई मेल से थोड़ी ज़्यादा अर्थात 0.3 से 0.5 मिलीमीटर होती है। मेल का पोस्टीरियर एंड वेंट्रल सरफेस की ओर मुड़ा हुआ होता है, चौड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जटिल संरचना की होती है, जबकि फीमेल के बॉडी का पोस्टीरियर एंड सीधा, पॉइंटेड और सिंपल होता है। मेल के बॉडी के अंदर केवल एक टेस्टिस होता है अर्थात ये मोनार्किक नेचर के होते हैं, जबकि फीमेल के बॉडी के अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं अर्थात ये डाइडेल्फिक नेचर के होते हैं। मेल और फीमेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लंबा और लगभग एक समान होता है। मेल के और फीमेल के बॉडी के दोनों अगले सिरे पर एक छोटा सा एपर्चर होता है। इस एपर्चर को माउथ कहते हैं। अगले सिरे पर 2 छोटे छोटे स्वेलिंग्स पाई जाती हैं। उस स्वेलिंग को सिफेलिक एक्सपेंशन कहते हैं। शरीर के अगले सिरे पर ही थोड़ा पीछे शरीर का सबसे चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है, जिसे सर्वाइकल एली कहते हैं। मेल का पिछला सिरा वेंट्रल सरफेस की ओर मुड़ा होता है और इस टेल के बेसल पार्ट पर एक एपर्चर होता है जिसे क्लोएकल एपर्चर कहते हैं। और इस
जबकि फीमेल के बॉडी के बीचों बीच एक एपर्चर होता है जिसे यूवुल्वा कहते हैं, और फीमेल के बॉडी का पिछला सिरा स्ट्रेट होता है और इस स्ट्रेट टेल के बेस पर एक छोटा सा एपर्चर एनस होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना चाहें तो इस एनिमल के बॉडी के अगले सिरे पर एक एपर्चर होता है जिसे माउथ कहते हैं। ये माउथ पीछे की ओर एक छोटे से ट्यूब से जुड़ा होता है। इस ट्यूब को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में डिवाइडेड होता है। इस फेरिंग्स का ऊपरी सिरा सिंपल ट्यूब के समान होता है जिसे ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं, और इसी फेरिंग्स का बेसल पार्ट फूलकर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे फेरेंजियल बल्ब कहते हैं। फेरिंग्स के पीछे एक लंबी लेकिन सीधी ट्यूब जुड़ी होती है जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। मेल में ये इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा फूलकर क्लोएका का निर्माण करता है, और ये क्लोएका एक एपर्चर के द्वारा शरीर के बाहर ओपन होता है जिसे क्लोएकल एपर्चर कहते हैं। जबकि फीमेल में इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा को रेक्टम कहते हैं, और ये रेक्टम एक छोटे से एपर्चर के द्वारा शरीर के बाहर ओपन होता है जिसे एनस कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना चाहते हैं तो मेल में केवल एक टेस्टिस होता है। लंबी और पतली ट्यूब के समान संरचना होती है, और ये टेस्टिस के पीछे एक मोटी डक्ट जुड़ी होती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस का अगला सिरा कुछ मोटी ट्यूब से जुड़ा होता है। उस मोटे ट्यूब को सेमिनल वेसिकल कहते हैं, और सेमिनल वेसिकल का अंतिम सिरा लंबी क्वाइल्ड ट्यूब का और पतली ट्यूब का निर्माण करता है। इस लंबे और क्वाइल्ड और पतले ट्यूब को हम इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये इजेकुलेटरी डक्ट आगे क्लोएका से जुड़ा हुआ होता है। मेल में चूंकि एक टेस्टिस पाया जाता है इसलिए मेल मोनार्किक नेचर के होते हैं, और मेल के क्लोएका से एक छोटा सा स्पिक्यूल निकला हुआ होता है जिसे क्लोएकल स्पिक्यूल कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो फीमेल में एक पेयर अर्थात दो ओवरी पाई जाती है, अर्थात ये डाइडेल्फिक नेचर के होते हैं। दोनों ओवरी के बेसल पार्ट से एक मोटी लेकिन क्वाइल्ड ट्यूब जुड़ी होती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट का अगला सिरा सबसे मोटा और मस्कुलर ट्यूब का निर्माण करता है जिसे यूटेरस कहते हैं। इस यूटेरस में एग भरे हुए होते हैं। इनके एग एसिमेट्रिकल शेप के होते हैं। यूटेरस का अंतिम सिरा एक छोटा ट्यूब का निर्माण करता है जिसे वेजाइना कहते हैं, और ये वेजाइना शरीर के बीचों बीच एक एपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होते हैं जिसे यूवुल्वा कहते हैं। इन एनिमल का एग का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ये जो एग है ये एग फीमेल के बॉडी से अनेक एग डिस्चार्ज करती हैं। फीमेल के बॉडी से डिस्चार्ज किया हुआ एग इन्फेक्टेड मनुष्य के पेरी एनल रीजन अर्थात एनस के आसपास की रीजन या पेरिनियल रीजन जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उस कॉपुलेटरी ऑर्गन के आसपास के स्किन के अंदर डिस्चार्ज करती है। एग एसिमेट्रिकल शेप के होते हैं अर्थात इस एग का अपर सरफेस कॉन्वेक्स होता है जबकि बेसल पार्ट चपटा होता है। एग की लंबाई 50 से 60 माइक्रोन होती है जबकि चौड़ाई 30 माइक्रोन होती है। एग के अंदर जाइगोट से लार्वा के कंप्लीट विकास में 27 से 36 घंटे का समय लगता है। एनिमल का यदि हम जीवन चक्र का अध्ययन करना चाहें तो ये एनिमल का एडल्ट अवस्था एक इन्फेक्टेड मनुष्य के सीकम के अंदर पाए जाते हैं। सीकम के अंदर उपस्थित मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है।
कॉपुलेशन की प्रक्रिया में मेल अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी के यूवुल्वा में डिस्चार्ज करता है। यूवुल्वा में स्पर्म डिस्चार्ज करने के कुछ समय के बाद ये मेल की मृत्यु हो जाती है। मेल के द्वारा डिस्चार्ज किया हुआ स्पर्म फीमेल के बॉडी के ओविडक्ट में आ जाता है। ओविडक्ट में आने के बाद मेल के ओवरी से बना हुआ ओवम भी ओविडक्ट में आता है और ओविडक्ट में ही स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। चूँकि जाइगोट का निर्माण फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट ओविडक्ट से माइग्रेट करके यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस में आने के बाद इस जाइगोट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण हो जाता है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग युक्त जाइगोट को अब एग कहते हैं। ये एग चूँकि फीमेल के यूटेरस में भरा हुआ होता है और इस फर्टिलाइज्ड एग युक्त जो फीमेल है उस फीमेल को अब हम ग्रेविड फीमेल या गर्भस्थ फीमेल कहते हैं। ये गर्भस्थ फीमेल या ग्रेविड फीमेल अब सीकम से माइग्रेट करके फूड मटेरियल में मिक्स हो जाती है और पहले मनुष्य के वेस्ट फूड मटेरियल के साथ ये एग पहले मनुष्य के एनस से बाहर निकलती है। एनस से बाहर निकलने के बाद जैसे ही ये ग्रेविड फीमेल एनस से बाहर निकलती है, ये एनस की स्किन को पिनिट्रेट करके एनस की जो दीवार है जिसको अपन पेरी एनल रीजन कहते हैं, उस पेरी एनल रीजन के स्किन के अंदर ये इंटर कर जाती है और कभी कभी ये पेरी एनल रीजन के साथ साथ पेरिनियल रीजन में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उस कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर स्किन के अंदर ये चली जाती है। स्किन के अंदर जाने के बाद ये ग्रेविड फीमेल अनेक एग डिस्चार्ज करती हैं। ये एग पेरी एनल रीजन या पेरिनियल रीजन के स्किन के अंदर स्टोर रहते हैं और स्टोर रहने के बाद इस एग के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने से ये एग की साइज़ धीरे धीरे स्किन के अंदर बढ़ती है और स्किन के अंदर एग की साइज़ बढ़ने से उस पेरी एनल या पेरिनियल रीजन में हमें खुजली हो, जो इन्फेक्टेड मनुष्य है उसको खुजली होती है। उस खुजली से बचने के लिए जैसे ही वो इन्फेक्टेड मनुष्य इस पेरी एनल रीजन या पेरिनियल रीजन को खुजलाता है तो खुजलाने से कभी कभी वहाँ पर इसकी स्किन डैमेज हो जाती है और जैसे ही स्किन डैमेज होती है तो पेरिनियल और पेरी एनल रीजन के स्किन के अंदर उपस्थित एग उस मनुष्य के फिंगर टिप और नाखून में जाकर ये चिपक जाते हैं। अब ये आगे का विकास दो तरीके से होता है। पहले तरीके में यदि पहले जो इन्फेक्टेड मनुष्य है उस इन्फेक्टेड मनुष्य के उंगलियों में चिपका हुआ एग को किसी भी तरीके से वही मनुष्य यदि खुद खा लेता है तो ये इन्फेक्टेड एग उसी मनुष्य के स्टमक में चला जाता है या कभी कभी ये इन्फेक्टेड एग ये जो एग है ये एग कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड सॉयल के द्वारा दूसरे स्वस्थ मनुष्य को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद ये एग या तो पहले मनुष्य के द्वारा अपने ही उसकी बॉडी के स्टमक में आ जाता है या ये एग दूसरे किसी स्वस्थ मनुष्य में इन्फेक्शन के द्वारा उसके स्टमक में चला जाता है। और जैसे ही स्टमक में ये एग आता है तो स्टमक की दीवार से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है और इस डाइजेस्टिव जूस के कारण ये एग का ऊपरी सिरा जो आउटर कवरिंग है ये आउटर कवरिंग डिज़ॉल्व हो जाती है और इस एग के आउटर कवरिंग के डिज़ॉल्व होने से ये एग के अंदर उपस्थित लार्वा एग से बाहर निकल जाता है और एग से लार्वा के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम एक्सिस्टेशन कहते हैं। एक्सिस्टेड लार्वा या एग से बाहर निकला हुआ लार्वा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 बार मॉल्टिंग करता है और 2 बार मॉल्टिंग करने के बाद अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके ये लार्वा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, साइज में ग्रोथ करता है और सेक्सुअली मैच्योर होकर एडल्ट वर्म में बदल जाता है। इस प्रकार इस एनिमल का जीवन चक्र 2 प्रकार से पूर्ण होता है। पहले प्रकार में एक इन्फेक्टेड मनुष्य के द्वारा उसी मनुष्य के स्टमक में जाकर अपना लाइफ साइकिल को पूर्ण करना, दूसरे मेथड में एक मनुष्य के बॉडी से निकले हुए एग को दूसरे स्वस्थ मनुष्य के द्वारा खा लेने से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। इस एनिमल के मनुष्यों में इन्फेक्शन होने की प्रक्रिया को हम एंटेरोबायोसिस कहते हैं और इस एंटेरोबायोसिस होने के कारण या अर्थात इन्फेक्शन होने के कारण मनुष्यों में एक बीमारी पैदा होती है। उस बीमारी को ऑक्सीज्यूरोसिस या पिनवर्म डिजीज या चुन्ना डिजीज कहते हैं। इस डिजीज से मुख्यतः छोटे बच्चे या जो छोटी लड़कियां हैं और कभी कभी एडल्ट फीमेल भी प्रभावित हो जाती हैं और इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में तीव्र इचिंग, बहुत ज़्यादा पेरीएनल और पेरिनियल रीजन पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खुजली वाले स्थान पर ज़्यादा खुजला देने से वो स्थान में स्वेलिंग हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ की स्किन के आसपास की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो छिल जाती है। कभी कभी बच्चे नींद में ही यूरिन कर लेते हैं और बच्चे नींद में ही दांत को किटकिटाते रहते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड मनुष्य में अनिद्रा और भूख कम लगना, अवचेतन और जी मचलाना और उल्टी लगना और बेचैनी जैसे लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इस एनिमल के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें सेल्फ इन्फेक्शन से बचना होगा, अर्थात हमें टॉयलेट करने के बाद या खुजलाने या इन्फेक्टेड एरिया को पेरिनियल या पेरिएनल रीजन को खुजलाने के बाद हमें अच्छे से हाथ को साफ कर लेना चाहिए ताकि हम सेल्फ इन्फेक्शन हमें ना हो। इस बीमारी से बचने के लिए स्वच्छता ही एकमात्र और सबसे अच्छा उपाय होता है। इस एनिमल से यदि हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं या हमें बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी से बचने के लिए हम कुछ टैबलेट्स या मेडिसिन्स का सेवन कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स में पिपरजिन साइट्रेट, थाईबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पायरुविनेनियम मुख्य होते हैं, लेकिन इन टैबलेट को लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी एक मनुष्य के इन्फेक्शन होने से यदि इनका दोबारा यदि उसी मनुष्य को इन्फेक्ट नहीं होता है तो ये एनिमल का चूंकि जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता है, इसलिए ये पहला इन्फेक्टेड मनुष्य यदि स्वच्छता से रहता है तो वो अपना जीवन चक्र को पूर्ण नहीं करता है और ये इन्फेक्टेड मनुष्य कुछ समय के बाद उस एनिमल से फ्री हो जाता है, अर्थात वो डिसइन्फेक्टेड हो जाता है। आशा है एंटेरोबायस वर्मिकुलेरिस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक पोजीशन और उसकी लाइफ साइकिल और उसके बीमारी पैदा करने के कारण, उनके लक्षण, उनसे बचने के उपाय और ट्रीटमेंट, इस बीमारी से बचने के लिए ट्रीटमेंट की आपको जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।